पुष्पा मैम, बीनू मैम, डॉक्टर हेमंत यादव, सौरभ सर, आप सभी का अभिनंदन। फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैकेनिकल मेरा फील्ड है, लेकिन आज आपसे कुछ विशेष बात करने का एक अवसर है और कोशिश ये रहेगी कि बात सिर्फ एक तरफ से ना हो, आप भी उसमें हिस्सा लीजिए। मन में कोई बात आए उसे पूछिए और एक सार्थक संवाद स्थापित हो सके। पहला प्रश्न आप लोगों के दिमाग में ये होगा, भाई हम क्यों, हमको सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बच्चे जो स्कूल्स में हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, भारत में उनकी संख्या 11 करोड़ है। आप उन 11 करोड़ बच्चों में से एक हैं जो इस समय स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। एक बात और बताता हूं, मैंने उन बच्चों को छोड़ दिया है जो नर्सरी या लोअर लेवल पे हैं। अगर उन बच्चों की भी संख्या शामिल कर ली जाए तो ये 46 करोड़ बनते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको बताने का प्रयोजन क्लियर होगा, आपको ये बात क्यों बताई जा रही है। अभी सीडीओ साहब ने बताया कि हमारा देश युवाओं का देश है। जानते हैं हमारे देश में एवरेज एज जो है, मीडियन एज है, वो है 28 ईयर्स, यानी आधा। और क्योंकि हमारे विकास के कुछ लक्ष्य हैं, देश के विकास के कुछ लक्ष्य, कुछ पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, जिसके बारे में भी श्री हेमंत जी ने बताया। एक पैरामीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैं पहले 5 मिनट बात करूंगा, उसके बाद अपने मूल टॉपिक पे आऊंगा। और उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके बारे में भी सर ने बताया। एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। अगर हम आर्थिक आधार पर देखें तो विश्व के अंदर किसी भी देश को विकसित घोषित करने का जो मापदंड है वो होता है उसकी जीडीपी। आप जरा 2014 का वो दृश्य याद करिए। भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से 10वीं पोजीशन थी, 10th पोजीशन। जरा मेरी बात ध्यान से सुने। 2014 में दिस वाज 10th पोजीशन। आज जब हम बात करते हैं 2023 की, दिस पोजीशन इज 5th पोजीशन, 5वीं स्थिति है। हमने कुछ देशों को, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़, हमें जापान को पीछे करना है। मैं एक जानकारी आपको देता हूं कि जो विश्व में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था है, सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था है, वो है अमेरिका की। और अमेरिका की जो जीडीपी है, दैट वैल्यू इज 2203, 2203 लाख करोड़ डॉलर की, रुपए की। इसके बाद है चाइना, चाइना के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद हम। ये जो बदलाव होना है अर्थव्यवस्था का, वो इतना आसान नहीं है। यकीन मानिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है। जापान, जिसको हम आज बुजुर्गों का देश कहते हैं, कभी जापान भी युवा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने उस समय को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए इस्तेमाल किया। और आज भी जापान अमेरिका को टेक्नोलॉजी के मामले में चुनौती देता है। हमारे पास जो प्लस फैक्टर है वो ये है कि हमारे युवा, जैसा भी सर ने बताया, हमारे पास विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं। वो युवा हमारा एक पावर हाउस है। उन्हीं के बलबूते हम आगे बढ़ेंगे।
तो युवाओं का आपको बात ये इसलिए बताई जा रही है कि आपको पता हो कि मेरा रोल क्या है, मेरा योगदान क्या है। चाणक्य ने एक बात कही थी, महर्षि चाणक्य ने, कि तटस्थता एक अपराध है। अगर आप अपने आप को देश से तटस्थ रख रहे हैं, उसकी भागीदारी नहीं करें, तो एक अपराध है। हमें देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में पूरी तरह से सोचना है। जरा उस पीढ़ी को याद करिए जो हमसे 3 पीढ़ी पहले थी, मात्र 75-80 साल हुए हैं। हमारे ग्रैंडफादर की पीढ़ी, यानी आपके फादर के ग्रैंडफादर की पीढ़ी, उसने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश को आजाद करने के लिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग हमारे पूर्वजों को जानते भी ना हो, लेकिन उन्होंने उस साम्राज्य की चूल हिला दी। कहते थे जिसके राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। और अभी आपने पढ़ा होगा 1 साल पहले हमने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अब हमें जो अगला प्रयास है, वो प्रयास आप थर्ड जो कार्यकाल होना है मोदी जी का, उसमें देखें, आप स्वयं साक्षी होंगे इस बात के कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। इसमें जो लोग भी हैं, जो लोग भी योगदान कर रहे हैं, पूरी तरह से योगदान कर रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, उसमें 50% भारतीय स्टूडेंट्स हैं। नासा, उसके अंदर भारत के जिस 11 करोड़ की मैंने बात की है बच्चों की जो आपकी उम्र के हैं, उनमें से 7 करोड़ बच्चे वीडियो गेम में लगे हुए हैं। कभी टेक्नोलॉजी की बात होगी तो विस्तार से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्रिएशन एक अलग चीज है, टेक्नोलॉजी को फॉलो करना अलग चीज है। आप व्हाट्सएप पे दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप फेसबुक पे सबसे ज्यादा हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि हम कितने सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, कितनी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, कितने एंटरप्रेन्योरशिप को ओनरशिप दे रहे हैं। इसके लिए आपको तैयार होना है। एक पूरी तरह से इस समय जो भी सरकारी तंत्र है पूरी तरह जागृत अवस्था में है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा विषय है गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में बताने का। मैं आपको उन योजनाओं के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, जो हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। और मैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की किसी योजना का नाम नहीं लेता हूं, मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं आपसे, यानी एक बहुत छोटे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं। आपने एक योजना सुनी होगी, गरीब कल्याण अन्न योजना। कितने बच्चे इस योजना के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए। कितने बच्चे इस योजना के बारे में जानते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको मालूम है राशन कार्ड बनते हैं, ठीक है? राशन कार्ड की कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरी होती है राशन कार्ड की। किसी को मालूम है इसके बारे में? बताओ, राशन कार्ड की 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे कलर के आधार पर बता सकते हैं आप लोग। सबसे पहले वो राशन कार्ड जिनका कलर ग्रीन होता है, ये वो वर्ग है जो समाज में समृद्ध है, ठीक है? दूसरा राशन कार्ड का नंबर वो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल जिसको बोलते हैं। ये वो वर्ग है जो गरीबी की रेखा के आसपास है। और तीसरा वर्ग वो है जो पिंक कलर का होता है, जिसको बोलते हैं अंत्योदय कार्ड, जिसमें वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, वंचित वर्ग। 3 तरह के कार्ड मैंने आपको बताए, ठीक है? जो प्रधानमंत्री किसान जो योजना है, ये अन्न की योजना, ये बीपीएल और बिलो बीपीएल के लिए पूरी तरह से है। इसमें अनाज दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उन्हें प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 80 करोड़ है, 80 करोड़, यानी भारत की आबादी का 2/3। सबसे बड़ी योजना खाद्यान्न की, और उसका उद्देश्य यह है कि भारत को, लोगों को, जो गरीब वर्ग है उसको खाद्य की सुरक्षा इंश्योर कराई जाए, फूड इंश्योरिटी। एक और योजना के बारे में आपको बताता हूं, आयुष्मान कार्ड। कितने बच्चों ने आयुष्मान योजना के बारे में सुना है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये।
तो मुझे आप ये बताइए, आयुष्मान योजना में कितने रुपए तक का आपको लाभ दिया? और अब इलाज कराना इतना मुश्किल हो जाता है कि आंकड़े ये आए हैं कि 80% लोग अपनी पॉकेट से जमा करते हैं पैसा, हॉस्पिटल को देते हैं, इलाज महंगा है, उनके घर तक बिक जाते हैं, या उधार लेके करते हैं, उधार वाला उनकी जिंदगी हराम कर देता है। तो जो योजना रखी है वो ये रखी गई है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल वाले भी लोग हैं, उनको अगर कोई आकस्मिक खर्चा हो तो उनको 5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से मुहैया कराई जाए। चलिए मान लीजिए एक परिवार के अंदर एक एवरेज हम 5 लोग लेते हैं, और जो योजना है वो 10 करोड़ परिवारों के लिए है। टोटल कितने लोग इंश्योर्ड होंगे? उस योजना को बोलते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक ऐसे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जो परंपरागत हैं, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कोई कुम्हार, तो अगर पढ़ाई नहीं करी तो कुम्हार का बच्चा मिट्टी के बर्तन बनाएगा, ये काम उसका आगे भी चलेगा। लोहार, सुनार, गांव में इस तरह के लोग जो हाथ से काम करते हैं, उनके लिए योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और इसमें पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की इसमें फंडिंग नहीं है। डायरेक्टली अप्लाई करवाइए लोगों से और ये कहिए कि उनको 15,000 रुपए की तुरंत राशि मिलेगी उनके टूल्स खरीदने के लिए। एक 5 दिन का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट देने के बाद अगर वो चाहेंगे अपना खुद का काम शुरू करना तो 2 चरण में उसकी लोनिंग की फैसिलिटी है। एक चरण में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे में 2 लाख रुपए। ये गांव के गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। गवर्नमेंट कितनी सेंसिटिव है इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कोरोना के टाइम में लोग माइग्रेट होकर आए, मजदूर भी आए, और ये एक आफत मच गई कि भाई ये खाली बैठेंगे इनको खाना कौन देगा। हर जगह यही था कि भाई इनको रोजगार कौन देगा, कौन इनके बारे में बताएगा, क्या करेंगे। एक योजना चालू की गई इमीडिएटली, और 125 दिन का उनको रोजगार मुहैया करवाएगा। ये योजना 6 स्टेट्स में थी, 6 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और पलायन करे हुए मजदूरों की संख्या थी 88 लाख, 88। उनके लिए इस योजना का तुरंत प्रारंभ किया गया, और उसमें उन लोगों को लाभान्वित किया गया। गांव से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीजें डेवलप की गई, उसके बारे में इनको बताया गया और लोगों को शामिल किया गया ताकि उनको रोजगार मिले। आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं गांव में ऐसी हैं, विधवा हैं, घर में आश्रित हैं किसी के ऊपर, अपंग हैं, या कुछ नहीं है उनके पास, दिहाड़ी की मजदूरी कर रही हैं। जो मैंने आपको विश्वकर्मा योजना बताई है उसमें एक फ्री सिलाई मशीन देने की भी